गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? आज हम बात करें, पिछली क्लास में हमने देखा था वर्दी और कमी पे आधारित, जिसमें हमने लास्ट में देखा था जनसंख्या वगैरह। आज हम कुछ अलग अलग टाइप हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक एक करके सारे टाइप को हम करेंगे। जैसे सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है कि जब एक ही प्रतिशत दिया गया हो, क्या दिया गया हो? एक ही परसेंटेज। अब उसमें पहले 1% को समझते हैं, फिर वहां पे हम अलग अलग और वैसे एग्जाम्पल करेंगे। तो एक बार तो हम बेसिक तरीके से देखेंगे और बाद में हम शॉर्ट में देखेंगे उसको। तो पर्सन क्या कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय है वो श्याम की आय से 25% क्या है? अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? यानी यहां पे दो कैंडिडेट है, राम और श्याम। उसने क्या कहा? राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक, जिससे या जिसका बोला तो उसे मान लेते हैं। तो हमने कहा श्याम की 100 मानी, तो इससे 25% अधिक कितनी हो जाएगी? 125। 125, ठीक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? तो कह रहा है श्याम की जो आय है ना वो राम की आय से कितने परसेंट कम है? तो ये देखो कम कितनी है? 25 कम है। किससे कम है? 125 से, और गुणा 100 और प्रतिशत। ये लो 25 पंजे 125, 5 से काटा 20, तो हमारा आंसर आ गया 20%। अब आप सोचोगे सर ये तो पहले भी ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, इसमें क्या नई चीज थी, क्या नया टाइप है? तो मैं यहां कहूं कि अभी तो जैसे राम और श्याम की बात हुई है, यहां त्रिभुज, आयत, ग्रहणी, कुछ भी नाम लेके आपको ऐसा प्रश्न पूछे और इसमें खास चीज देखना क्या है। क्या कहा? राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? यानी एक ज्यादा दे रहा है तो दूसरी क्या पूछ रहा है? कम। अगर एक कम देता तो दूसरी क्या पूछता? ज्यादा, अपोजिट पूछता। परसेंटेज एक ही दिया हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही नोट डाल के लिख लेते हैं। नोट डाल के कैसे? देखो पर्सन में जब एक ही प्रतिशत दिया हो, पर्सन में क्या किया गया हो? एक ही प्रतिशत दिया गया हो तथा वर्दी प्रतिशत देकर कमी प्रतिशत पूछे, अथवा कमी प्रतिशत देकर वर्दी प्रतिशत पूछे, तो ऐसे में आंसर जो होगा वो होगा x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत। अब यहां आपको देखना है कि x/100 प्लस माइनस x, यानी कि पहली बात तो जो x दिया गया है ना वो कितने परसेंट है। जैसे मान लो 20% दिया तो 20, अगर 20% वर्दी भी है तो 120 आएगा, अगर 20% कमी तो 80 आएगा। तो यहां देखना है कि जब एक ही परसेंट दिया गया हो, कितना परसेंट? एक ही प्रतिशत दिया गया हो, तथा अगर ज्यादा दिया है कम पूछे, या कम दिया है क्या पूछे? ज्यादा, तो आप कहोगे x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर। हमने बेसिक तरीका भी देखा और सीधा फॉर्मूला भी। अब देखो यहां पर्सन पे आते हैं वापस। क्या कह रहा है? राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की जो आय है वो श्याम की आय से 25% क्या है? ज्यादा। तो श्याम क्या है? राम की आय से कितने परसेंट कम है? अब देखो पूरे में एक ही परसेंटेज है 25%। वो ज्यादा देके क्या पूछ रहा है? कम। तो हम क्या कहेंगे कि ज्यादा देके कम पूछा था x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत। यही था भाई, ठीक है। अब बताओ x का मान कितना है? 25%, तो 25% अधिक है। अधिक है तो 100 प्लस 25 कितना होता है? 125। ऐसा नहीं कि आप लिखोगे 100 प्लस 25, सीधा लिखोगे कि 25% अधिक, तो नीचे क्या आएगा? 125 गुणा 100 और प्रतिशत। 5 से काटा है 20, 20%। ये लो,
तो आप चाहे जिससे करो, लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगा इसी से करना, क्योंकि आजकल जो है वो आपने देखा जैसे एनसीईआरटी वगैरह में भी आपके यही फॉर्मूला दिया जाता है ज्यादातर। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से देखोगे, इजी प्रश्न होता है, आसानी से जवाब भी आता है, तो कर भी सकते हो आराम से। तो ये था हमारा अगला जो टाइप था कि जब एक ही परसेंट दे, कितना परसेंट दे, एक ही, कमी देकर वर्दी पूछे तो वर्दी देकर क्या पूछे, कमी, तो आप कहोगे x/100 प्लस माइनस x गुणा 100%। ये हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे हम अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे, एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा दिया जाए, त्रिभुज के आधार को कितना बढ़ा दिया जाए, 40%, तथा उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब एक बात बताओ, यहां पे पूरे में एक ही परसेंट दिया, कितना, 40%। अब वो 40 बढ़ा रहा है तो दूसरी को क्या करेगा, इसको बढ़ा रहा है, दूसरी को क्या करेगा, कम पूछेगा। अगर ये कम होता तो दूसरी क्या पूछता, ज्यादा। तो देखो कि आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दें। हम देखो ज्यादा देके कम करवा रहा है ना, चलो देखो, तो हम क्या कहेंगे, आंसर बराबर x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत। अब देखो त्रिभुज की अगर वैसे बात करते तो हम कहते क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ऐसे में हम काफी टाइम लगा देते, ठीक है। और अगर वैसा करना है तो हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तब वो उसको हल कर लेंगे उस तरीके से भी। अभी हमने क्या कहा कि जब एक ही परसेंटेज दिया हो, अधिक देके कम पूछे या कम देके ज्यादा, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब ये आंसर है तो हम देखेंगे x का मान कितने परसेंट है भाई, 40 बढ़ाया तो नीचे कितना आएगा, 140 गुणा 100 और प्रतिशत। 20 दूनी 40, 7 बार ही जाएगा भाई, 0 0 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, तो ये आया 200/7%। 200 में 7 का भाग दिया तो कितना आया, 28 से ही 4/7%। 28 से ही 4/7%। ये लो, बस हमें कुछ ज्यादा इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, यहां पे क्या कह रहा है, यदि चावल का मूल्य 40% कम हो जाए, इस बार क्या कह रहा है, चावल का मूल्य कितना कम हो जाए, 40% कम हो जाए, तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो यहां पे क्या मूल्य खपत खर्च की बात है, लेकिन ध्यान से देखो कि परसेंटेज एक ही दिया है, वो कम कर रहा है तो दूसरी खपत बढ़ाने की बात कर रहा है। परसेंटेज एक ही है, कमी देके वर्दी पूछे या वर्दी देके क्या पूछे, कमी, तो हमारा आंसर वही होगा, कोई चेंज हम नहीं करने वाले कि x/100 प्लस माइनस x गुणा 100 और प्रतिशत, यही होगा भाई। अब देखो x का मान कितना है, 40। 40 क्या कर दिया गया, कम। 40 क्या कर दिया गया, कम हो जाए। अब कम हो रहा है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे, यानी 60। कम है तो माइनस करते हैं, अधिक है तो प्लस करते हैं। तो यहां कितना आएगा, अब 60 गुणा 100 और प्रतिशत। तो देखो 20 दूनी 40, 20 दिए 60, क्या है, 200/3। 200/3% यानी 66 से ही 2/3%। ये रहा ये आपका आंसर डी। तो जहां तक मेरा मानना है ये बात आपके समझ में आई होगी भी यहां पे, कि यहां पर जब एक ही परसेंटेज दिया गया हो, कितना, एक ही परसेंटेज दिया गया हो, वर्दी देके कमी पूछे या कमी देके क्या पूछे, वर्दी, तो हम सीधा सीधा लगाते हैं x/100 प्लस माइनस x गुणा 100%। तो ये हमारा था पहला टाइप आज का। दूसरा हमारे पास दूसरा जो टाइप आता है वो ऐसा आता है, पुराना मूल्य और नए मूल्य पे आधारित। पुराना मूल्य और नए मूल्य पे आधारित, इसको भी हम एक बार तो समझ के करेंगे और एक बार फॉर्मूले से करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, पुराना मूल्य और नया मूल्य प्रतिशत में नहीं, लाभ हानि में भी पूछा था, तो हम वहां दोबारा नहीं करेंगे, यही करेंगे कि पुराना मूल्य और नया मूल्य पे आधारित। देखो पर्सन लेके पहले पर्सन के हिसाब से करेंगे, फिर फॉर्मूला भी लिखा देंगे चाहिए। देखो सबसे पहले सिंपल बात, पर्सन को समझ के आपके दिमाग में क्या आ रहा है उस पर जोर गौर देंगे करेंगे और उसी से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है
कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता। 8 किलोग्राम चीनी क्या खरीद कर पा रहा है? अधिक खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, यानी शुरू में चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। अब एक बात तो वापस छोटी सी मैं कहूं, इसको अपन दैनिक जीवन से जोड़ के देखें। चीनी का मूल्य घट गया, अब 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक देने लग गया। अब एक बात तो, वो अधिक चीनी फ्री में तो देगा नहीं ना, मूल्य घटा है तो अपने को रुपए कम देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। उसने रुपए नहीं दिए, वहां क्या दे दी? चीनी दे दी, और वो उन्हीं रुपए क्योंकि जो कमी में अपने रुपए बच गए। तो यहां देखो, मैं कहूं कमी कितनी होगी, ये देखो। आप कहोगे पहले 160 रुपए दे रहे थे, तो 160 में तभी तो 8 किलोग्राम अधिक आ रही है ना। तो 160 में 20% कम हुआ है ना, तो 20% कम रुपए देने होंगे। तो 20% यानी 16 दूनी 32, 32 रुपए क्या देने होंगे कम। अब उसने ये 32 रुपए नहीं दिए हमें वापस, उसने 8 किलोग्राम चीनी दे दी। कितनी चीनी दे दी? 8 किलोग्राम। तो वो 8 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की है? 32 रुपए की। तो मैं कह सकता हूं 8 किलो चीनी जो है वो कितने रुपए की है? 32 रुपए की। तो 1 किलो चीनी क्या कितने रुपए की है? 32/8, यानी 4 रुपए की प्रति किलोग्राम चीनी है। ये कब का मूल्य है भाई? ये नया मूल्य है, ये घटने के बाद है भाई। तो हम बात करें पुराना, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, पुराना मूल्य जो भी था वो घटा कितने परसेंट? 20%, तभी तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ, तभी तो कितना हुआ? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मैं कहूं पुराना मूल्य था X, वो 20% घटा तो कितना है? 80/100, यही हुआ ना। और तब जाके वो कितना हुआ? 4। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, X बराबर 4, गुणा में क्या जाएगा? 5, बट्टे में क्या जाएगा? 4। तो ये 4 से 4 गए, क्या आया? 5। यानी पुराना मूल्य जो है वो है 5 रुपए प्रति किलोग्राम, और यही पूछा है। अगर आपसे नया ही पूछता तो यही आंसर आ गया था, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। पुराना पूछा इसलिए क्या आया? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। वापस सुनना, देखो इसको हम बेसिक तरीके की बजाय हम ये तो समझने वाला तरीका था, फॉर्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन बात आती है कि दिमाग में सबसे पहले देखो। वैसे तो मैं बात करूं, हमारे छोटी छोटी चीजें आती हैं, छोटे में हमारा काम हो जाता है, लेकिन ऐसा पर्सन भी अगर आपको देखने को मिले तो आप आराम से कर सको। सबसे पहली चीज कह रहा चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, इसका मतलब आपको 20% रुपए क्या देने होंगे? कम देने होंगे। 20% रुपए क्या देने होंगे? कम देने होंगे। तो हमने कहा ठीक है, पहले 160 रुपए देने पड़ रहे थे, वहां 20% कम, तो कितने? 32 रुपए कम देने पड़े। तो 32 रुपए, उसने 32 रुपए वापस नहीं किए, उसने 8 किलोग्राम चीनी दे दी। तो वो 8 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की? 32 रुपए। तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी? 4 रुपए की। ये अब है घटने के बाद। तो अब जो मूल्य है वो 4 रुपए प्रति किलोग्राम है। पुराना मूल्य, पुराने की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि X था, 20% घटा, कितना बच गया? 4 बच गया। तो देखो 20% घटने पे मूल्य क्या होता है? 80%। वो किसके बराबर? 4 के। तो X का मान आ गया 5, यानी पहले कितना था? 5 रुपए प्रति किलोग्राम, अब कितना है? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखो, अगर इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहो कि नहीं मैं तो डायरेक्ट ही करूंगा, देखो ये फॉर्मूले एक दो टाइप में ही लिखते हैं। एक तो 1% हो जाना, एक इसमें, बाकी ज्यादा कहीं फॉर्मूले काम में नहीं आएंगे। कि पुराना मूल्य ये होता है X/100 ±X गुणा RS/किलोग्राम। ये तो पुराना है। नए की बात करें तो यहां 100 ±X नहीं, सीधा सीधा 100 आता है कि नया मूल्य। तो आप कहोगे X/100 इंटू
RS अपॉन किलोग्राम। ये लो, ये इसलिए लिखा है कि भाई जैसे काफी के स्टूडेंट की दिक्कत रहती है कि सर कुछ इसका कुछ ऐसा ही बता दो जिससे हम क्या है कि इसको याद कर लें, जो हमारे दिमाग में रहे, क्योंकि प्रतिशत में पढ़ना है, लाभ आने में यही टाइप पढ़ना है, तो सीधा सीधा हम कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि जैसे आपको कहा जाए पुराना मूल्य, तो आप क्या कहोगे, x अपॉन 100 प्लस माइनस x गुणा RS अपॉन किलोग्राम। ये तो पुराना था, अगर आप नया कारण से तो घटा दो, उसको घटा रहा है तो बढ़ा दो, सीधा वो भी कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि x अपॉन 100 इंटू RS अपॉन किलोग्राम, ये कौन सा है, नया मूल्य। जैसे इसी में बात करें, यहां कहा गया कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कमी होने से पहले ने पुराना, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू RS अपॉन किलोग्राम। देखो x का मान कितना है, तो आपने कहा 20% कमी, 20 कमी तो 20 बट्टा कमी है तो कितना आएगा 80 गुणा RS कितने रुपए में, तो आपने कहा 160 रुपए में, कितने किलोग्राम, 8 किलोग्राम, तो बट्टा 8। ये काटा 2 से 4 बार, 4 से काटा 5, ये लो, वो डायरेक्ट हो गया, यही आ रहा है, लेकिन वो सीधा सीधा आ गया, कहीं कोई लफड़ा नहीं, कोई और झंझट नहीं। अब आप देख सकते हो कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा जरूरत हो जाती है, कैसे प्रश्न को आसानी से हल कर देती है, कैसे प्रश्न क्या कर देती है, आसानी से हल। तो यहां हमने देखा कि जब पुराना मूल्य या नया मूल्य पूछे तो हम डायरेक्ट भी प्रश्न को कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कि पुराना मूल्य तो आपका हो गया x अपॉन 100 प्लस माइनस x गुणा RS अपॉन किलोग्राम। नया पूछा था x अपॉन 100 ही आता, प्लस माइनस x नहीं आता, तो सीधा नया भी निकाल सकते हो। ये रहा, अगर आपको यही याद रहता है, फॉर्मूला एक ही याद रहता, तो आप कहोगे नया मूल्य अगर पूछता तो 20% कम कर देते भाई, 20% क्या कर देते, कम कर देते। ये लो, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं भाई। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का और लेते हैं, जैसे ये रहा, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। ये भाई ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा, प्रति किलोग्राम, ये कम होने के बाद लिखी जाती है, या प्रति किलोग्राम नई कीमत कितनी होगी, ये दो प्रकार से पूछता है। तो या तो पुरानी मूल्य पहले किलोग्राम वस्तु की प्रति किलोग्राम घटने से पूर्व की मूल्य, या फिर घटने के बाद का, या कम किए जाने के बाद, या फिर कहेगा नया मूल्य ज्ञात करो। तो सीधा सीधा ये अभी की बात कर रहा है, नया मूल्य। अब देखो इसको भी हमने कहा दो प्रकार से, हम दोनों तरीके बताएंगे वापस से। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी हो गई, इसका मतलब अब 21% रुपए क्या लगेंगे, कम लगेंगे। लेकिन उसने क्या किया, 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक दे दी, वस्तु अधिक दे दी, कितने किलोग्राम, 3, यानी जो बच्चे थे ना रुपए, उनका ही सामान दे दिया, 3 किलोग्राम थमा दिया हमारे हाथ में। तो हमने कहा कि कमी कितनी आई वो देखते पहले। 100 रुपए दे रहे थे, 21% कम होने पे 21% कम देंगे, 21% यानी 21 रुपए कम देंगे। अब उसने क्या किया, 3 किलोग्राम वस्तु अधिक दे दी, यानी 3 किलोग्राम का मूल्य है ना अब वो कितने रुपए है, 21 रुपए। तो 1 किलोग्राम का 21/3 यानी 7 रुपए। तो अब मूल्य क्या हो गया, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ये अभी का है नया, तो ये लिखा नया मूल्य, ये कौन सा, नया मूल्य। तो अभी का मूल्य जो है वो है 7 रुपए प्रति किलोग्राम। चलो ठीक है, ये तो हमने कहा इस तरीके से। एक हमने कहा कि सीधा सीधा भी तो हम कर सकते थे, नया पूछते हैं तो बट्टे में सिर्फ क्या रखते हैं, 100, x अपॉन 100 इंटू RS अपॉन किलोग्राम। x कितना, 21%, तो 21/100 गुणा RS कितने रुपए में, 100 रुपए में, कितने किलोग्राम, 3, कितना आया, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ये लो भाई, आप कोई से भी तरीके से कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं थी, चाहे ऐसे करते चाहे वो करते, क्योंकि यहां दोनों ही तरीके एक जैसे हैं, कोई नया नहीं है कि हम इसको नया कहें या एक को अलग कहें।
तो ये अगला टाइप जो था आपका दूसरे नंबर का टाइप, वो आपका आता है, क्या नाम है अपने, पुराना मूल्य व नए मूल्य पे आधारित। अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पुराना मूल्य होता है x/100 प्लस माइनस x गुणा RS/किलोग्राम, और नया मूल्य जो होता है वो होता है x/100 इंटू RS/किलोग्राम। ठीक है, और अगर आप सीधा सीधा करते हो तो आप कहोगे जितनी कमी हुई है उतनी कमी हुई है तो रुपए कम देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 21% कम, तो 21 रुपए क्या देने पड़े कम, 100 रुपए का 21% 21 ही होता है, तो 21 रुपए क्या देने पड़े कम। लेकिन उसने 21 रुपए का 3 किलोग्राम वस्तु और दे दी, 3 किलोग्राम वस्तु और दी, वो कितने रुपए में दी, 21 में दी। इसका मतलब तो 1 किलोग्राम का 7 ये नहीं आ गया। पुराना पूछते तो हम कहते हैं कि x था, 21% घटा, कितना बच गया, 7 बच गया, तो पुराना आ जाता। तो यहां पे आप दोनों तरीके से देख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब बात करें थर्ड टाइप आज का, जो है फेल पास पे आधारित। मैं कह सकता हूं पास फेल। पास फेल पे भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो अंकों से संबंधित और एक होता है वेन आरेख से संबंधित। किससे संबंधित, एक तो होता है अंकों से संबंधित और एक होता है वेन आरेख से संबंधित। दोनों की हम बात करेंगे। तो देखो पहले हम बात करेंगे अंकों वाले। सिंपल सी बात सुनना, जैसे मैं कहूं एक विद्यार्थी है, वो किसी परीक्षा में बैठा, 500 नंबर लेके आया, 10 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसके 10 नंबर और आते तो क्या हो जाता, पास। यानी 510 नंबर चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए। 510 आते तो ना ज्यादा ना कम। मैं कहूं कि 500 नंबर लाया और पास होने वाले अंकों से 20 अंक अधिक लाया, इसका मतलब 20 अंकों से क्या हो चुका है, पास हो चुका है। 20 अंक क्या लाया, ज्यादा लाया, इसका मतलब 20 अंकों से क्या हो गया, पास। एग्जैक्ट पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 480, 20 कम। यानी कि जब फेल हो जाता है उसको अगर और नंबर दें उतने ही, जितने अंकों से फेल होता तो एग्जैक्ट क्या होता है, पास। अगर जितने से पास हो उतने नंबर कम करे तो एग्जैक्ट क्या रहता है, पास। ठीक है ना, ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करें यहाँ पे, देखो वैसे तो सबसे सिंपल प्रश्न, पहला ही प्रश्न ध्यान देना कि ऐसा प्रश्न अपने एग्जाम में ज्यादा आता है, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं देके छोटा प्रश्न ज्यादा पूछता है। जैसे ये है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी 305 अंक लाता है तथा वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक यानी कितना होता है, 100%। पूर्णांक कितना होता है, 100%। अब देखो एक विद्यार्थी है जो 305 लाया, 15 से क्या हो गया, फेल। इसका मतलब अगर 15 और ले आता तो पास हो जाता। हाँ, 15 और ले आता तो पास होता। ठीक है, और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो आपने कहा 40%। दिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि 40% चाहिए। तो हमने कहा चलो लिख देते हैं इस बात को। हमने कहा पास करते हैं तो इसको, तो 40% चाहिए पास होने के लिए, और 40% किसके बराबर, तो आपने कहा कि भाई 305 तो लाया है और 15 और ले आता तो पास हो जाता है, यानी उसके 40% हो जाते। तो मैं कहूं 40% बराबर 305 प्लस 15, तो 40% बराबर 320। तो 1% बराबर 320/40, कितना आया, 8। 1% बराबर 8, 100% बराबर 800। पूर्णांक कितने का होता है भाई, 100% का, तो 100% किसके बराबर, 800 के। ये लो, ये हमारा हो गया आंसर। वापस सुनना, देखो हमने क्या कहा कि हम सिर्फ पास रखेंगे, ना ज्यादा ना कम। उसने कहा कि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, चलो ठीक है। अब वो 305 लाया और 15 से फेल हो गया, यानी अगर 15 और आ जाते तो पास होता ना। यानी 305 तो है, 15 और आ जाए तो 320 में क्या होता है, पास होता है। 320 चाहिए अंक तो, और परसेंट में 40, यानी 40% किसके बराबर है, 320 के। तो मैं कहूं 1% बराबर, तो आप कहोगे 40 कहां जाएगा, भाग में, तो 1% आया 8 के बराबर। 1% 8 के बराबर, तो हमें तो पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक होता है 100%, तो 100% बराबर 800। तो इस प्रकार से आप ये जो सबसे पहला, ये मान के चलते हैं कि इसमें छोटा प्रश्न है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्योंकि ऐसा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखो, दूसरा यहां जो आता है वो आता है कि सिंगल का नहीं दे, कि डबल डबल का दे। किसका दे, डबल डबल का। तो डबल डबल वाला समझते हैं।
देखो प्रश्न सुनना, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 42% अंक लाता है। कितने अंक लाता है? 42%, तथा वह पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने वाले जो अंक है ना, उनसे कितने अधिक प्राप्त करता है? 42। ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 33% अंक लाता है तथा वह 21 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो? पूर्णांक। चलो इस बात को भी समझते हैं। इसको हम दो तरीके से समझेंगे, सिंपल बेसिक चीज से और सीधा, जैसे आपने देखा होगा काफी अभी भी इस बात को सुनते ही आंसर निकाल देंगे, उस तरीके से दोनों तरीके देखेंगे। तो यहां देखो, मैं कहूं चाहे कोई भी है, हम दोनों को ही क्या करते हैं? पास करते हैं, ना ज्यादा ना कम। देखो 42% अंक लाता है तब पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। भाई अधिक ला रहा है, उसके वापस कम कर दो ना, एग्जैक्ट पास रखेंगे, ना ज्यादा ना कम। तो 42% वाला है ना, उसके कितने ज्यादा है? 42 ज्यादा है। तो 42% माइनस 42, अब एग्जैक्ट पास है, ना ज्यादा ना कम, पहले की कंडीशन। वैसे दूसरे की बात करें, पास ही उसको करें, वो 33% लाया है लेकिन 21 से फेल है। अब 33% लाया, 21 से फेल, इसका मतलब 21 और आ जाते तो पास होता कि नहीं? तो आपका दिमाग कहेगा पास होता। तो मैं कहूं 33% वाला है ना, उसको हम 21 नंबर और दे दें, तो प्लस 21 ये लिख सकते हैं। अब दोनों ही पास हैं। देखो ज्यादा लाया उसके कम कर दिए, जो फेल हो गया उसका नंबर और दे दिया, एग्जैक्ट पास कर दिया। मतलब पास था, एक यहां था, इसको इतने नंबर और दिए, इसको भी यहां ले आया। एक यहां बैठा था, उसको इतने कम कर दिए, उसको भी यहां ले आया। यानी दोनों को ही क्या क्या? पास। ना ज्यादा रखा ना कम। पास ज्यादा ले गया, उसके कम कर दिया, जो कम रह रहा था उसको ज्यादा करके बराबर पास पे ले आए। अब यहां एक बात बताओ, परसेंटेज एक तरफ रख लूं और अंक एक तरफ रख ले, प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखो 42% या 33% उधर प्लस का, इधर किस में आएगा? माइनस में, बराबर 21 बचा हुआ उधर, ये 42 इधर माइनस का, उधर किस में जाएगा? प्लस में। 42 में से 33% गए तो 9%, 21 और 42 हो गया 63। 9% बराबर 63, तो 1% बराबर 63/9, कितना आया? 7। 1% बराबर 7 है। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है? 100%। 100% बराबर 700। ठीक है। अब बात ये तो चलो बेसिक चीज थी। बेसिक चीज में हमने कहा कि जब एक फेल है एक पास है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? एग्जैक्ट पास करेंगे। फेल कम थे उसको अधिक कर और दे दिए, ज्यादा थे उसके नंबर कम कर लिए, एग्जैक्ट पास ले आया। परसेंटेज को एक तरफ, अंकों को एक तरफ। अब बात आती है कि आपने देखा होगा सर काफी सारे इस पर्सन को ऐसे सोचते ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं लगाते, वो कैसे करते हैं? तो वो ध्यान से देखना, वो तरीका कौन सा है? प्रतिशत का अंतर। चलो इधर लिखता हूं मैं। बराबर में लिखे जाएंगे अंक। अब अंक तो आप कहते हो सर एक बार फेल वाला और एक पास वाला, कभी अलग अलग है ना, एक तो 43 से फेल, एक इससे पास है, इससे फेल। तो यहां दो ही कंडीशन हो सकती हैं, 4, दोनों फेल, दोनों पास, पहला पास दूसरा फेल, दूसरा पास पहला फेल, उल्टे, मतलब 4 कंडीशन। भाई 2 कैंडिडेट हैं, या तो दोनों पास हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन दोनों फेल हो सकते हैं, ये पास ये फेल, या फिर ये फेल ये पास, 4 कंडीशन हो सकती है। तो मैं कहूं अंक जो है ना, वो लिखने के लिए आपको देखना है दोनों ही फेल हैं या दोनों ही क्या हैं? पास। तो अंकों का भी अंतर। तो अंकों का भी क्या लेंगे? अंतर। पहला फेल दूसरा पास, पहला पास दूसरा फेल, तो अंकों का भी योग, अंकों का योग। अब जैसे इस बात को हम इस पर्सन पे अप्लाई करेंगे, इस पर्सन में आपको, पर्सन को मैं एक बार छोटी सी लाइन में लिख देता हूं। 42% वाला अधिक लाया, मतलब 42 से क्या है? पास। क्या पर्सन क्या था? देखो 42, एक लड़का 42% अंक लाता था, पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी वो 42 से क्या हो गया? पास। दूसरा 33% अंक लाता है,
तथा वह 21 अंकों से क्या हो गया, फेल। 21 अंकों से क्या है, फेल। चलो ये भी ठीक है, लिख दी दोनों चीजें। अब देखो प्रतिशत का अंतर 42 और 33% में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 9% का। 42% और 33% में अंतर कितने का है भाई, 9% का। परसेंट का अंतर, एक पास और एक फेल, एक पास और एक फेल होता तो अंकों को जोड़ के लिखते हैं। अगर दोनों पास या दोनों फेल होते तो अंकों का भी अंतर लिखते। तो एक पास एक फेल, मतलब पास और फेल है तो जोड़ के लिखेंगे जोड़ा। तो 42 और 21 63। तो 1% बराबर 63/9 यानी 7। हमें पूर्णांक चाहिए यानी 100% बराबर 700। अब देख लो, यानी एक तो हमने पूरा तरीके से किया, दूसरा हमने इसको शॉर्ट में किया। शॉर्ट में कैसे, ये जब आप परसेंट लिखा हुआ ऊपर तब तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। परसेंट का अंतर, एक 42% लाया, एक 33, अंतर कितने का, सीधा लिखते 9%। एक पास और एक फेल है, एक पास और एक फेल, तो अंकों को भी जोड़ के लिखते हैं। अब बताओ 42 से पास है, 33 से फेल है, 21 से फेल है, तो जोड़ा कितना है, 63, यानी 9% बराबर 63। 1% बराबर कितना आ गया, 7। 100% बराबर क्या आ गया, 700। तो ये आ गया पूर्णांक यानी 100% बराबर 700। तो दूसरा तरीका जो ये है, ये ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा कि ज्यादातर यही अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 लाइन में आंसर आ जाता है। वहां हमें सोचना पड़ता है कि फेल है तो नंबर देंगे, पास है तो कम करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगला देखो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक लाता है। कितना लाता है, 29%, तथा वह 54 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो गया, 54। ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी, और है, 47% अंक लाता है। कितने अंक लाता है, 47%, तथा वह 72 अंकों से, 72 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, पूर्णांक। तो चलो देखो तरीका, मैं कहूंगा कि दूसरा ही तरीका हम इसमें अप्लाई करेंगे। ज्यादातर आपको देखा वो वही आपको ज्यादा बढ़िया रहता है। पर्सन में आपको वैसे तो दिख रहा है कि परसेंटेज का अंतर 29% और 47% में अंतर है 18% का। तो आप सीधा लिख देते 18% बराबर 54 अंकों से फेल, 72 अंकों से पास। तो एक फेल एक पास अंकों क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ के। तो जोड़ लेते 72 और 54 को। ठीक है। तो यहां सीधा सीधा हम कर सकते हैं, या फिर आप मैं सीधा नहीं करोगे, सीधा जोड़ के नहीं लिखो तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो पूरा कि 29% वाला है वो है 54 से फेल। ठीक है। दूसरा, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 47% और वो 72 से क्या है, पास। यही तो प्रश्न में है भाई। ठीक है। अब देखो 47 और 29, अंतर का मतलब ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो 47 में से 29 गए 18%। बराबर एक पास एक फेल, जोड़ के लिखा 4 2 6 7 और 5 12 126। 1% बराबर 126/18। तो ये कितना है, 7। तो हमें क्या चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक ज्ञात करो, यानी 100% बराबर कितना आया, 700। ये लो भाई। ठीक है। 100% बराबर 700 कर सकते हैं आराम से। कहीं कोई सोचने की या कहीं कोई ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि जिससे हम इसमें कुछ गड़बड़ हो या और कुछ हो। ठीक है। तो ये थे हमारे फेल पास से। अब फेल पास में ही दूसरा जो आता है वो आता है वेन आरेख पर। किस पे आता है, वेन आरेख। पहले मैं आपको थोड़ा सा वेन आरेख के बारे में समझा देता हूं। उस चीज को समझने से क्या आता, कुछ हटके ही पहले ही समझ में आ जाए चीजें। जैसे मैं कहूं आपके पास जैसे 10 लोग बैठे हैं, ये 10 लोग हैं। ठीक है। आपने सामान्य से कहा 10 लोग हैं। मैंने कहा ये जो 7 लोग हैं, जो ये 7 लोग, ठीक है, ये चाय पीते हैं। चाय पीने वाले कितने, 7। मैंने कहा ये 8 लोग हैं, 5 और 3 8, ये क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो आपने कहा सर 7 8 15 हो गए, लेकिन आपने बीच वाले अगर ये 5 को देखा हो, 3 और ये 2 5, तो ये जो थे ये चाय भी पीते थे, कॉफी। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखना।
चाय पीने वाले, मैंने कहा 7 थे, टोटल चाय पीने वाले लिए भैया, कहीं ये इतने मत समझ जाना। मैंने कहा कॉफी पीने वाले कितने, तो आपने कहा 8। ठीक है, चाय और कॉफी पीने वाले दोनों पीने वाले कितने, बीच वाले 5 बैठे हैं, वो ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं। ठीक है, अब यहां मैं कहूं केवल चाय पीने वाले कितने, तो आप क्या कहोगे, टोटल 7 हैं चाय पीने वाले, उसमें से 5 ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं, तो कितने बचे, 2। मैं कहूं केवल कॉफी पीने वाले, अब कॉफी पीने वाले ये पूरे लिखे हैं भाई 8, ये 8 माइनस ये 5 हैं जो दोनों में है, कितने, 3। मैं कहूं चाय या कॉफी, तो आप कहोगे चाय या कॉफी, तो चाय पीने वाले कितने, 7 प्लस कॉफी पीने वाले कितने, 8। लेकिन ये 5 इन 7 में भी शामिल है, इन 8 में 2 बार शामिल थे, एक बार क्या कर देंगे माइनस, तो 8 7 15 में से 5 गया 10, मैंने ये 10 ही बताए थे ना। हाँ, मैं कहूं चाय और कॉफी दोनों में जो शामिल है, तो आप हो गए ऐसे, तो कितने हैं, यही हिस्सा है, वो कितना है, 5। अब देखो कई जगह में देखूं तो आपको इस डायग्राम को ऐसे बनाते हुए देखते होंगे, डायग्राम बनाने का तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन पहले जैसे बीच वाला लिख दिया, ये 5 है कि टोटल चाय का है, चाय का कितना है, 7, 7 में से 5, तो यहाँ कितने बच गए, 2। टोटल कॉफी का है, कॉफी में से 5 यहाँ, तो यहाँ कितने, 3। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इतने डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं। हाँ, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो हिस्सा है इसमें सिर्फ ये इतने को बता रहा है 2, ये इतने को बता रहा है 3, ये इतने को बता रहा है 5। तो उसमें कहूं चाय पीने वाले तो आप कहोगे 5 और 2 7, मैं कहूं केवल चाय पीने वाले तो कहोगे 2, मैं कहूं कॉफी पीने वाले तो 5 और 3 8, केवल कॉफी पीने वाले तो 3, चाय और कॉफी तो आप कहोगे 5, मैं कहूं चाय या कॉफी तो 2, तो ये रहे 5, ये रहे 3, ये रहे, तो 5 3 8 2 10। आप दोनों डायग्राम बना सकते हो। वैसे हम बात करें कि ज्यादातर में जाते हैं तो ये चीज ज्यादा सही लगती है लिखने में, लेकिन प्रतिशत में हमें ऐसा कहीं कोई लफड़े या कहीं वेन आरेख की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे सामान्य एक प्रतिशत का वो पर्सन जो फेल पास को लेके आता है, वो वैसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी 2% के बाद, उसी को समझना है। तो उस पर्सन को लेके ही इस चीज को समझते हैं भाई हम। चलो देखो, किसी परीक्षा में 58% हिंदी में फेल हुए तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, 45% विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कहूं हिंदी या अंग्रेजी कोई से में एक में फेल हुआ, वो फेल ही है, तो फेल कितने, तो आपने कहा 58, तो ये रहे 52, ये रहे 58 और 52, तो आपने कहा 110। लेकिन ये 45 तो इसमें भी थे, इसमें भी थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ही, तो उसमें इसमें तो एक दोनों में काउंट हुए, इस बार एक बार क्या कर देंगे माइनस, तो 110 में से 45 गए तो कितने बच गए, तो अपने बच गए 65% क्या है फेल, तो बाकी बच गए 35% वो क्या है, पास है। तो ये तो हम सिर्फ सोच के ही जवाब दे सकते हैं। अगर आप वेन आरेख की आवश्यकता समझो तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरा डायग्राम जो है ये है हिंदी का, और एक चीज ध्यान रखना, फेल का बना रहे हो तो फेल ही लिखोगे तीनों में। हिंदी में कितने हैं, 58% फेल है। चलो ठीक है। दूसरा बात करें, जो नाम दिया गया वो आपके पास है, कौन सा है भाई, अंग्रेजी। इंग्लिश में कितने, तो आपने कहा 52%। ये जो पूरा इंग्लिश का वो 52% है। 45% विद्यार्थी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो यहां कितना है, 45%। अब देखो, इसकी जरूरत सिर्फ हमने समझने के लिए लिखी है, बाकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहूं फेल, तो आप कहोगे भाई हिंदी में या अंग्रेजी में कोई से एक में फेल है, वो फेल ही है। क्या है, फेल ही है। एक में फेल हो, फेल ही है। दोनों में पास होगा, वो पास होगा। तो एक में फेल है, तो फेल देखें कितने, 58% तो हिंदी में थे, प्लस 52% इंग्लिश में। ये 45 इसमें भी शामिल है, इसमें, तो एक बार क्या कर देंगे माइनस। तो ये देखो 58 और 52, 110 में से 45 गए, तो ये आया 65% क्या है, फेल। अब 65% फेल है, तो पास बच गए, वो क्या है, पास। भाई कॉमन सी बात है, मैं ये थोड़ी कहूंगी 100 माइनस 65। आप भी ये चीज जानते हो कि टोटल ओवरऑल कितना होता है, 100% कितना होता है, 100%। अब 100% होता है, उसमें से 65% फेल है, तो बाकी बच गए वो क्या है, पास। तो बच गए कितने, 35%। तो आपने कहा 35% बचे, वो क्या है, पास। यही वो क्या है,
पास। ये हमारा यहाँ पे जवाब हो गया। आसानी से इसका हमने जवाब दिया बिना किसी झंझट के। वैसे वे नारे की कहीं आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार सिर्फ समझने के लिए हम इसको बना सकते हैं कि हाँ जो हमने लिखा वो किस प्रकार है। वरना आप सीधा सीधा कहते कि भाई हिंदी में 58% गए तो ठीक है, अंग्रेजी में 52% गए तो 58 + 52 तो ये हो गए फिर, लेकिन 45% दोनों में, यानी 45% हिंदी में भी काउंट किए और इंग्लिश में भी, तो आपने कहा 2 बार काउंट हो गए, इस बार एक बार क्या कर देते हैं माइनस। तो इस डायग्राम की हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो 58 + 52 - 45। अगला प्रश्न देखो भाई, यहां पे किसी परीक्षा में 63% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। 63% विद्यार्थी किसमें फेल हुए? हिंदी में। और 52% विद्यार्थी भूगोल में फेल हुए। 52% किसमें? भूगोल में। तथा 35% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। 35% क्या है? दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, यदि उस परीक्षा में कुल 80 विद्यार्थी पास हुए, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास हैं? 80। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? अगर आप चाहो तो फिर वेन आरेख बना लो, नहीं चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो। अभी तो मैं बना देता हूं, ठीक है। देखो हिंदी में कितने? 63%, तो पूरा हिंदी लिखा है मैंने। भूगोल ज्योग्राफी जो है उसमें कितने? 52%, ये लो। तथा 35% दोनों में फेल हुए हैं। 35% दोनों में, ये फेल लिखा है तो हर एक में फेल है भाई, यहां भी फेल, ये भी फेल, ये फेल। ठीक है, अब एक बात, तो हमने कहा फेल कितने, पहले ये देख ले। तो आपने कहा 63% प्लस 52% माइनस 35%, क्योंकि दोनों में काउंट हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा 65 और 52, 63 और 52, 63 और 52 कितना हो गया? 115। 115 में से 35 गए तो ये आ गया 80% क्या हो गए? फेल हो गए भाई। यहां तो 80% फेल हैं, तो पास कितने बचे? तो आपने कहा पास 20% बचे भाई। कितने बचे? 20%। और जबकि उसने कहा है कि ये देखो 80 विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए। 80 विद्यार्थी, तो हमने कहा 20% पास हैं, तो 20% है वो किसके बराबर है? 80 के। तो 1% बराबर 80/20। 1% कितना? 4। उसने क्या कहा कि कुल कितने बैठे? तो 100% है ना भाई, तो 100% बराबर 2 जीरो और लग गए तो कितना है? 400। ये लो, कितना आया? 400। यहां बस ये देखो, इसकी हमें कितनी कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा है, हमने उस चीज को समझा है बस, ये क्या है क्या नहीं है। आप चाहो तो इसको अगर अगली बार हटा भी दो, सीधा भी लिखो कि भाई 63% जो है हिंदी में फेल हुए, 52% भूगोल में गए। 63 115, लेकिन 35% दोनों में, यानी उसमें भी गिनेंगे उसमें, तो एक बार क्या कर देंगे माइनस। तो 115 में से 35 यानी 80% फेल है, तो बच गए कितने? 20। 20% क्या है? पास। 20% पास है, वो किसके बराबर है? 80 के। तो 1% बराबर 4, 100% बराबर 400। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये फेल पास वाले क्वेश्चन देखे। तो ये थे हमारे कुछ टाइप आज प्रतिशत के। इसमें आगे जैसे मैं कहूँ चुनाव वाले, कुछ और जैसे खर्च वाले, वो सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।